फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बड़ी घटना दिल्ली में घटी है। वो ये कि कर्नाटक के सांसद, एमएलए और दूसरे नेता, वहाँ के मंत्री जंतर मंतर पर आए। उन्होंने अपना धरना दिया और वो धरना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की तरफ उन्होंने ध्यान खींचा है। वो पहलू ये है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान में एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। और नया सिस्टम यह है कि जो राज्य हैं और राज्य के अधिकार हैं, खासतौर पर आर्थिक अधिकार हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर लगातार हमले बढ़े हैं। और ये जो हमले बढ़ते रहे हैं और आज वो क्लाइमेक्स पर हैं। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि राज्यों को म्यूनिसिपैलिटी से भी बदतर स्थिति में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे संविधान की सेवा करने का और संविधान के अनुसार काम करने का जिन लोगों ने लक्ष्य रखा था और जिन लोगों ने सौगंध खाई थी, वो राम की सौगंध खा के संसद में नहीं आए थे, बल्कि वो संविधान की सौगंध खा के संसद में आए थे। संविधान की सौगंध खा के संविधान में छेद करना, संविधान की धारणाओं और उसके क्रियान्वयन में छेद करना, ये एक नया फिनोमिना है जो कि दर्ज किया गया है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस बीच में उभर के आई पिछले 10 साल में, वो ये कि राज्यों के आर्थिक अधिकारों पर लगातार हमले बढ़े हैं। और ये जो हमले बढ़ते रहे हैं उसने बड़े पैमाने पर राज्यों को आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। नरेंद्र मोदी के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करो। संविधान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री को मजबूत करो। संविधान के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के फेडरल या संघात्मक ढांचे को मजबूत करो। संघ को मजबूत करने का मतलब यह है राज्यों को मजबूत करना, और राज्यों को मजबूत करने का मतलब देश के नागरिकों को मजबूत करना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राज्यों के खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी हुई है, और उन राज्यों के खिलाफ तो खास तौर पर जहां उनकी सरकार नहीं है। और ये सच है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है, और फेडरल जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म था वह बुरी तरह से कमजोर हुआ है, जिसे हम लोग वित्तीय संघवाद कहते हैं। नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से जन विरोधी है और राज्य विरोधी है, इसको समझने के लिए आज जो धरना दिया गया है कर्नाटक के सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं के जरिए, उसको तमिलनाडु ने भी सपोर्ट किया, उसको केरल ने भी सपोर्ट किया। हालत यह है नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो कि सबसे खतरनाक चीज घटी है वो ये कि 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जो देश में कलेक्शन होगा टैक्सों का, उस कलेक्शन का 41% अंश राज्यों को दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहला काम यह किया कि उसने ये जो 41% जो टैक्स कलेक्शन जो राज्यों को देने का जो फैसला था, रिकमेंडेशन थी 14वें वित्त आयोग की, उस रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने तय किया कि हम 31% जो है वो राज्यों को देंगे। अच्छा, 31% जो राज्यों को देंगे तो वो भी आसानी से नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक और खेल किया है इस बीच में। तरह तरह के जो उपकर हैं, सरचार्ज हैं, सेज कर हैं, वो
लोगों के ऊपर लगाए गए हैं और वे उनमें राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो इसके जरिए एक मोटी रकम वसूली जा रही है पूरे देश से। और जो सबसे क्लासिक खेल है जिसमें कि सारा देश फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा नहीं कर रहे, जिसने कि एक तरह से राज्यों के सामने फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन, वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी है, वह है जीएसटी कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन। उसने एकदम इकोनॉमिक केओस और राज्यों के सामने पामाली की स्थिति पैदा कर दी है। जीएसटी के कलेक्शन ने राज्यों का जो चरित्र था, एक स्वायत्त चरित्र था, उसकी स्वायत्त गतिविधियां थी, उनका टैक्स कलेक्शन का जो एक आधार था, उस पूरे के पूरे आधार को ही नष्ट कर दिया। पहले कहते थे ना भारत राज्यों का देश है। चिदंबरम ने वही सही नाम दिया है कि भारत राज्यों का देश नहीं, नगर पालिकाओं का देश है। क्योंकि अब जो राज्य है उनकी नगर पालिका से बेहतर कंडीशन नहीं है। फाइनेंशियल जो ये जो केओस, जीएसटी और दूसरे वित्तीय आयोग के जो रिकमेंडेशन है उनको न मानने के कारण जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पैदा किया है, उस वित्तीय केओस का एक पहला परिणाम ये निकला है कि सत्ता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथ में, पूरे देश की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में केंद्रित होकर रह गई। कोई बहस नहीं हो रही इस पर। पिछली पार्लियामेंट में जो सेशन था उसमें 3 क्रिमिनल कोड, आचार संहिता, सो कॉल्ड भारतीय दंड संहिता के 3 जो है बिल पास किए गए। सब लोग जानते हैं इस बात को, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं इस बात को कि क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा हैं। आज भी संविधान की कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो तीनों जो क्रिमिनल बिल थे, क्रिमिनल लॉ बिल थे, उन तीनों क्रिमिनल लॉ बिल को लेकर किसी भी राज्य के साथ में कोई बातचीत नहीं की, कोई झूठे का भी सलाह मशवरा नहीं किया, सीधे पार्लियामेंट पेश किए और पार्लियामेंट पास कराया। इसे कहते हैं ब्लंटली, खुल्लम खुल्ला संविधान के प्रावधान का उल्लंघन, खुल्लम खुल्ला समवर्ती सूची में जो चीजें कैटेगराइज की गई हैं उसमें खासतौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ ये दोनों शामिल हैं। इनका नरेंद्र मोदी ने खुले उल्लंघन किया है, लेकिन आपको कहीं कवरेज नहीं मिलेगा। और इसका कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है कि मैं संविधान में जो प्रोविजन है मैं उनका पालन नहीं करूंगा, मैं मनमाने ढंग से उनका दुरुपयोग करूंगा। और ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इंडियन पेनल कोड में जो 3 बिल जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में पास किए गए, उसको लेकर उन्होंने कोई किसी भी किस्म का कंसल्टेशन राज्यों के साथ नहीं किया। और तो और कर्नाटक सबसे समृद्ध राज्य है और सबसे जिसे कहें महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे कहें कि भारत की जो आय है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कर्नाटक। और उस महत्वपूर्ण राज्य की स्थिति इतनी बदतर कर दी है नरेंद्र मोदी ने कर वसूली के मामले में वो टॉप के 3 राज्यों में है। मसलन अब आप देखिए भेदभाव कैसे किया जाता है। मसलन अगर कर्नाटक ने 100 रुपया टैक्स वसूले हैं, कर्नाटक से 100 रुपये टैक्स वसूले गए हैं केंद्र के जरिए, तो केंद्र बदले में कर्नाटक को सिर्फ 13 रुपये देता है। और उत्तर प्रदेश राम जी का प्रदेश, जिसमें टैक्स कलेक्शन कर्नाटक से काफी पीछे है,
वहां से अगर 100 रुपए टैक्स कलेक्शन हुआ है तो वहां पर दिए जाते हैं 333 रुपए। इसे कहते हैं सीधे सीधे राज्यों के साथ भेदभाव। नरेंद्र मोदी को जनता की बहुत चिंता है ना। जनता जनता करते करते वो और गारंटी देते देते वो थक गए हैं। कर्नाटक के एक बड़े इलाके में सूखा पड़ा हुआ है, भयानक बुरी हालत है। और इस सूखे से वहां की आबादी जो जिस तरह से प्रभावित है, उसके लिए जरूरी है कि केंद्र वहां आर्थिक मदद पहुंचाए। कर्नाटक को जो जरूरत है सूखे से निपटने के लिए, उन्होंने मांग की थी कि उन्हें सूखे से निपटने को ₹36,000 करोड़ की जरूरत है। केंद्र ने एक भी पैसा, एक रुपया भी कर्नाटक को पलट के नहीं भेजा है, जो कि कर्नाटक टॉप तीन जो जो टैक्स कलेक्टर हैं उनमें से एक है। वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और तो और कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर 3 बार दिल्ली आ चुके हैं पिछले 9 महीने में। और दिल्ली आने के बावजूद उनको नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। जनता से प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी, मंत्रियों से मिलना नहीं चाहते। कर्नाटक की जनता बड़े पैमाने पर सूखा और गरीबी की शिकार है, उसको वो देखना नहीं चाहते। एक अन्य चीज जो कि सामने आई है और चिंता की चीज है, वो ये कि जो भेदभाव जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक का जिसका कि अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है, उसे मात्र 44,485 करोड़ रुपए मिले हैं। टैक्स कलेक्शन में सबसे ऊपर यूपी, टैक्स कलेक्शन में नीचे यूपी को 2,18,000 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश को भी कर्नाटक से ज्यादा, मध्य प्रदेश को 95,000 करोड़ रुपया। सारे तर्क बेमानी है संविधान के, सारे प्रावधान, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन सारी की सारी बेमानी है नरेंद्र मोदी के सामने। जो राज्य टैक्स कलेक्शन में सबसे नीचे है और पीछे हैं, उनको सबसे ज्यादा आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। जबकि कायदे से, नियम से कर्नाटक को उसका जो अधिकार बनता है, उन्होंने बहुत सही नारा दिया है
कि अगर हम टैक्स देते हैं तो टैक्स के बदले राज्य को पाना भी उनका अधिकार है। एक और चीज है, ये कह के मैं ये बातचीत यहीं रोकूंगा। मैं कर्नाटक के साथ में आज केरल भी उनके इस प्रतिवाद में शामिल हुआ है। तो केरल के साथ में भी भेदभाव चल रहा है। सबसे विकसित राज्य है हिंदुस्तान का, जो ह्यूमन इंडेक्स में सबसे विकसित राज्य माना जाता है, उसमें केरल टॉप पर है। लेकिन केरल के साथ में नरेंद्र मोदी का रवैया क्या है? नरेंद्र मोदी का रवैया यह है कि केरल का तकरीबन 57,400 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है, जो केंद्र ने नहीं दिया है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपया जीएसटी का बकाया है, जो केंद्र ने नहीं दिया है। विभिन्न करों के जरिए जो वसूली की गई है, जो कि केंद्र को देना है, ऐसा करीब 8,400 करोड़ 8,400 करोड़ रुपया बकाया है। 8,400 करोड़ रुपया। कहने का मतलब यह कि केंद्र के जरिए जो भेदभाव किया जा रहा है उन राज्यों के साथ में जो सबसे विकसित और संपन्न राज्य हैं, यह भेदभाव अपने आप में इस बात का सूचक है कि नरेंद्र मोदी ने तय कर रखा है कि वो हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करके एकदम पामाली की तरफ ले जाएंगे और राज्यों के सामने वित्तीय आपातकाल की स्थिति वो धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं। और ये जो वित्तीय आपातकाल राज्यों के सामने खड़ा करना, ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, जिससे फेडरल स्ट्रक्चर न रहे। और फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी की फिर जरूरत ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की 10 साल में एक बड़ी गिफ्ट है, हिंदुस्तान के आर्थिक या वित्तीय फेडरल स्ट्रक्चर को, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। राज्यों को ये चीज समझनी होगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए संविधान में उल्लिखित जो फेडरलिज्म के जो राइट्स हैं, जो राज्यों के अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। फिलहाल इतना ही।